Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc बायो वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीनिया सोलियम। क्या लेकर आए हैं बच्चों? टीनिया सोलियम। ये किस फाइलम का मेंबर है? ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का मेंबर है। ठीक है, किस फाइलम का मेंबर है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज में। जैसा कि आपको पता होगा, आप सभी को फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज में दो जीनस पढ़ना था। पहला था फैसियोला हिपैटिका, दूसरा था टीनिया सोलियम। तो फैसियोला हिपैटिका हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश किया है विथ नोट्स विथ ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फैसियोला हिपैटिका को हमको तो लग रहा है किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, अगर जिसको कंफ्यूजन है भी, वो दोबारा से वीडियो देख के अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। अगर तब भी नहीं दूर होता है, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टीनिया सोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए टीनिया सोलियम है, देख लीजिए आप लोग, यही है टीनिया सोलियम। ये डिजीज कौन सा काज करता है ह्यूमन में? टीनियासिस या फिर सिस्टिसर्कोसिस। कौन सा डिजीज काज करता है? टीनियासिस या फिर सिस्टिसर्कोसिस। जैसे फैसियोला हिपैटिका को क्या बोलते थे? क्या था? लीवर फ्लूक था वो ना, सीप लीवर फ्लूक था। अब वैसे टीनिया सोलियम है पॉर्क टेपवार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉर्क टेपवार्म। देखिए, फैसियोला हिपैटिका डाइजेंटिक था। क्या था? डाइजेंटिक। डाइजेंटिक का मतलब क्या है बताइए? और इसका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट बता दीजिए। फैसियोला हिपैटिका। ठीक उसी तरह देखिए, जो टीनिया सोलियम है ये भी डाइजेंटिक है। डाइजेंटिक का मतलब ये भी अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट क्या होगा? प्राइमरी होस्ट होगा मैन, सेकेंडरी होस्ट होगा पिग। ओके बच्चा, सेकेंडरी होस्ट होगा पिग। तो प्राइमरी होस्ट इसका मैन है और सेकेंडरी होस्ट है पिग। प्राइमरी होस्ट में ये डिजीज काज करता है। ठीक बच्चा, ये टीनिया सोलियम है। आपको देखिए, वैसे अगर आप सेगमेंट को ध्यान ना दिया जाए तो ये आपको केचुआ की तरह दिख रहा है। किसकी तरह? अर्थवॉर्म की तरह, केचुआ की तरह, या फिर आप सोच रहे हैं सर्प की तरह आपको एक तरह दिख रहा है। ठीक, लेकिन इसमें यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग टीनिया सोलियम के बारे में। जैसा कि आपको हमने बताया था, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज है, उसमें तीन क्लास हमने बताया था, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा। तो ट्रीमेटोडा में हमने टर्बिलेरिया में आपको डुगेसिया था, डुगेसिया नहीं पढ़ना था, बस हमने उसका जनरल कैरेक्टर बताया था। ट्रीमेटोडा में आपको फैसियोला हिपैटिका पढ़ना था, वो हम लोगों ने अच्छे से फिनिश कर लिया। अब ये सिस्टोडा का मेंबर है ये टीनिया सोलियम। तो इस किस क्लास का मेंबर है? क्लास सिस्टोडा का मेंबर है। टीनिया सोलियम को क्या बोलते हैं प्यार से? पार्क टेपवर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्क टेपवर्म। अभी इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में देखिए, फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। कौन सा फाइलम है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। क्लास क्या है? सिस्टोडा। आर्डर क्या है? टिनोइडिया। कौन सा आर्डर है? टिनोइडिया। और जीनस टीनिया और स्पीसीज सोलियम। तो फाइलम सिलेंड्रेडा, क्लास सिस्टोडा, आर्डर टिनोइडिया, जीनस टीनिया, स्पीसीज सोलियम। याद हो गया ना क्लासिफिकेशन? जी, मुझे भी याद हो गया। टीनिया सोलियम इज डाइजेंटिक इंडोपैरासाइट। ये पैरासाइट है। ठीक है, हमने आपको बताया था जो टर्बिलेरिया के मेंबर है वो फ्री लिविंग थे, जो ट्रिमेटोडा के मेंबर थे वो इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टोडा के मेंबर जितने भी थे वो सारे के सारे इंडोपैरासाइट हैं। तो ये इंडोपैरासाइट है और डाइजेंटिक है, दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो वो होस्ट कौन कौन से हैं यहाँ देख लीजिए। देखिए बच्चों, इसका जो प्राइमरी होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट है वो है मैन या ह्यूमन। कौन है? मैन या ह्यूमन। और सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका? पिग या फिर, इसको पिग बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट या फिर इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? पिग। प्राइमरी होस्ट क्या है? ह्यूमन। हमने प्राइमरी होस्ट होने के लिए क्या फीचर आपको बताया था? प्राइमरी होस्ट वही होगा जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट मैन या ह्यूमन है, इसी में ये डिजीज काज करता है, बीमारी काज करता है।
और इसी में अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। तो प्राइमरी होस्ट क्या है इसका? ह्यूमन। उसमें ये बीमारी क्या बीमारी काज करता है? सिस्टिसर्कोसिस या फिर टीनियासिस। टीनिया सोलियम के द्वारा जो बीमारी होता है ह्यूमन के केस में, आदमियों में या फिर ह्यूमन में कह लीजिए, वो बीमारी का नाम है टीनियासिस या फिर सिस्टिसर्कोसिस। और जो सेकेंडरी होस्ट है इसका, इंटरमीडिएट होस्ट है, ये है पिग, जो बस वेक्टर का काम करता है। पिग को कोई भी नुकसान नहीं करता है। ये बस वेक्टर एक फिर ये कह लीजिए आप, बस पाथ प्रोवाइड करता है इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ओके बच्चा, तो प्राइमरी होस्ट क्या है? मैन है या कह लीजिए ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट क्या है? PIG। ओके, पिग। देखिए, टीनिया सोलियम का थोड़ा सा एक बार जनरल कैरेक्टर आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो टीनिया सोलियम है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? टीनिया सोलियम को कॉमनली पार्क टेपवार्म बोलते हैं या फिर आर्म टेपवार्म बोलते हैं। क्या? पार्क टेपवार्म या फिर आर्म टेपवार्म। आगे हम बताएंगे इसको आर्म टेपवार्म क्यों कहते हैं। देखिए, आर्म टेपवार्म, इसमें एक रोस्टेलम नामक स्ट्रक्चर होता है। उसमें दो रो में हुक होते हैं ना, हुक होते हैं, ठीक। इसलिए इसको आर्म टेपवार्म कहते हैं। आगे मैं इसको अच्छे से बताऊंगी आपको। तो टीनिया सोलियम क्या बोलते हैं? पार्क टेपवार्म। ये कैसा है? इट इज फ्लैट रिबन लाइक टेपवार्म दैट काज इंटेस्टाइनल टीनियासिस। आप देखे थे ना, वो फ्लैट था, ऐसे फ्लैट था, रिबन लाइक था कि नहीं? रिबन की तरह ना था। और क्या बीमारी काज करता है? टीनियासिस। क्या बीमारी काज करता है बच्चों? टीनियासिस बीमारी। इंटेस्टाइन में रह के वहाँ पे टीनियासिस नामक बीमारी करता है, ठीक है। एडल्ट वर्म आर रियरली पैथोजेनिक बट द इंसिस्टेड लार्वल स्टेज, जो कि सिस्टिसर्कस है, और ऑफ वर्म काज सीरियस डिजीज। जो इसका एडल्ट फॉर्म है वो उतना ज़्यादा डिजीज नहीं काज करता, लेकिन जो लार्वा फार्म है इसके, जैसे हेक्साकेंथ लार्वा हो गया या फिर सिस्टिसर्कस लार्वा हो गया या ब्लैडर बॉम हो गए, तो ये डिजीज काज करते हैं। लेकिन एडल्ट इनका उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि इनके लार्वल फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन में ये बीमारी जो काज करता है उसको बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस या फिर टीनियासिस। क्या बोलते हैं बच्चा? सिस्टिसर्कोसिस या फिर टीनियासिस। कौन सी बीमारी? सिस्टिसर्कोसिस या फिर टीनियासिस। देखिए, मैं आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज को बता रही थी, तो उस टाइम मैं बताई थी कि यहाँ पे स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है। जैसे जो फैसियोला था और डिगोसिया था, वहाँ पे कोई भी सेगमेंटन, किसी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं था, स्यूडो सेगमेंटेशन भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे टीनिया सोलियम में इस यहाँ पे स्यूडो सेगमेंटेशन पाया जाता है, जिसको स्यूडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। अभी हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे क्यों ये फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक। ट्रू सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया देखिए, नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी फिक्स। ट्रू सेगमेंटेशन होने के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स होना चाहिए। जैसे आप लोग अर्थ फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें 80 से 100 सेगमेंट होते हैं, वो फिक्स है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जो जोंक होता है, लीच, LEECH, इसमें भी 90 सेगमेंट फिक्स सेगमेंट होते हैं। 100 सेगमेंट फिक्स होते हैं। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन का केस है। ट्रू सेगमेंटेशन होने के लिए किसी बॉडी में अगर फिक्स सेगमेंट हो, जैसे अगर एक एक मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें 100 सेगमेंट है, तो दूसरा भी ऑर्गेनिज्म में 100 सेगमेंट होने चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि एक में 100 है, एक में 110 है, एक में 99 है, एक में 18 है, इस तरह नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ सेगमेंट शुड बी फिक्स, सेगमेंट का नंबर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट हो वो बॉडी के पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये बॉडी हुए, इसके जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है वो बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होना चाहिए। ये ट्रू सेगमेंटेशन का क्राइटेरिया है। लेकिन जब आप टीनिया सोलियम देखेंगे ना, तो इसमें सेगमेंट फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेक रीजन से देखिए, ये नेक रीजन देखिए, नेक रीजन से नए नए सेगमेंट हमेशा बनते रहते हैं। ये नेक रीजन है ना, यहाँ से नए नए सेगमेंट बनते रहते हैं। तो इनका नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स नहीं है, क्योंकि हमेशा नया नया सेगमेंट बनता रहता है। और जो दूसरा क्राइटेरिया है, जो बॉडी के लास्ट यहाँ पे इसका एकदम छोटा सेगमेंट नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा सेगमेंट इसका नेक रीजन में है, यहाँ पे है। इसलिए बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे ये सबसे छोटा सेगमेंट नहीं है, और इनके नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स सेगमेंटेशन होता है। कैसा सेगमेंटेशन बच्चों? फॉल्स सेगमेंटेशन। एनी कंफ्यूजन? बताइए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो
तो बताइए उसको। अब हम लोग देखते हैं इसका हैबिट और हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट क्या है ये तो आपको पता है, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ पे बीमारी का करता है। कौन सी बीमारी? टीनिया या सिस्टिक सर्कोसिस। तो इसका हैबिट और हैबिटेट आप लोग देखिए। वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये संसार भर में पाया जाएगा, ठीक है। एडल्ट मोस्टली फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, इसका एडल्ट जो है वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, वहां पे ये बीमारी काज करेगा, टीनियासिस और कभी कभी सिस्टिक सर्कोसिस। ओके बच्चों, तो इनका कलर क्या है? ये येलोइश कलर या ओपैक होते हैं, या फिर ओपैक का मतलब आर पार नहीं दिखाई देना, ये येलोइश कलर के होते हैं, ठीक। किस कलर के होते हैं? येलोइश कलर के। इनकी साइज देखिए वेरी करती, 1 से 5 मीटर इस साइज के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर तक के ये हो सकते हैं। सोचिए हमारे इंटेस्टाइन में रहेंगे तो हमारा हाल क्या होगा, ठीक। तो इनकी साइज कितनी हो सकती है? 1 से 5 मीटर की हो सकती है। कितनी बच्चों? 1 से 5 मीटर की हो सकती है। अब मार्फोलॉजी देखिए, आप लोग देखे ना टीनियासोरियम कैसा लग रहा था? फ्लैटेन था, सेगमेंटेड दिख रहा था, ऐसे रिबन लाइक था ना, ऐसे रिबन लाइक था ना। तो वही इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग देखते हैं। इट इज फ्लैटेंड रिबन लाइक ऑन सीइंग स्टर्निटीनिया लुक सेगमेंटेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन टीनिया सोलियम इज 800 टू 1000, ठीक है। और ये डाटा वेरी भी कर सकता है, ये नहीं कि ये फिक्स है 800 टू 1000 ही है। और जो टीनिया सोलियम में ये सेगमेंट है, सेगमेंटेड दिख रहा है, ये इसका फॉल सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इनके सेगमेंट का नंबर फिक्स नहीं है और बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे सबसे जो छोटा होता है सेगमेंट वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो इनकी बॉडी है आपको रिबन लाइक ऊपर मैंने दिखाई, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड या स्कोलेक्स, नेक, स्ट्रोबिला ओवरा, प्रोग्लाटिस। एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दें, देखिए यही है हमारा टीनिया सोलियम। इनका देखिए ये ट्राइंगुलर, ये देखिए ये हो गया हेड, और ये अनसेगमेंटेड रीजन हो गया नेक। ये अनसेगमेंटेड रीजन आपको दिख रहा है, ये हो गया नेक यहाँ तक। इसके बाद इनकी बॉडी देखिए, ये हो गया इनका स्ट्रोबिलाई या प्रोग्लाटिड। स्ट्रोबिलाई में भी 3 प्रकार की स्ट्रोबिलाई है, यंग स्ट्रोबिलाई या प्रोग्लाटिड, मेच्योर प्रोग्लाटिस और ग्रेविड प्रोग्लाटिस। तो इनका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक। कैसा स्ट्रक्चर है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख लीजिए। ये हेड या स्कोलेक्स है, ये यंग प्रोग्लाटिस है, इनका नेक रीजन है। नेक को जोन ऑफ प्रोलिफरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से नए नए सेगमेंट बनते हैं। ये इनका यंग प्रोग्लाटिस है, मेच्योर प्रोग्लाटिस है और ग्रेविड प्रोग्लाटिस है। देखिए कोई फिगर लिया है हमने? नहीं लिया है, ठीक। ऊपर वाला ही दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक है टीनिया सोलियम, ये इसका हेड रीजन हो गया, इतना नेक हो गया, यहाँ पे नेक सेगमेंटेड नहीं होगा, ठीक, नेक सेगमेंटेड नहीं होता है। और ये हो गया इनका प्रोग्लॉटिड, ठीक है। लास्ट में ये जो है इनका बड़ा बड़ा प्रोग्लॉटिड है ना, यही इनका है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। क्या है? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। तो इनके जो बॉडी में जो पार्ट है क्या है? हेड, नेक, स्कोलिक्स। हेड को स्कोलिक्स, सॉरी, हेड को क्या बोलते हैं? स्कोलिक्स भी बोलते हैं। नेक है स्ट्रोबिलाई या प्रोग्लॉटिड। आइए अब हम लोग एक एक करके, हेड क्या है या स्कोलिक्स क्या है, नेक क्या है, स्ट्रोबिलाई या प्रोग्लॉटिड क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनका हेड देख लीजिए। हेड में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कैसे कैसे है। स्कोलेक्स या हेड, स्कोलेक्स या हेड ऐसे ही ट्रायंगुलर एंगुलर स्ट्रक्चर था ना, ये ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे इनका ये सकर होता है। और ये है रोस्टेलम, ये क्या है? रोस्टेलम। ये सब है सकर, ठीक बच्चा। इनकी जो इनका जो हेड है वो लगभग 1 मिलीमीटर इन डायोमीटर होता है। कितने डायोमीटर का होता है? 1 मिलीमीटर डायोमीटर का होता है। कितना बच्चों? 1 मिलीमीटर डायोमीटर का होता है। हेड इनका ग्लोबुलर इन शेप होता है एंड हैज 4 सर्कुलर सकर। और इनके पास 4 सर्कुलर सकर हैं और सकर में हुक अब्सेंट है। आप जब फैसियोला हिपाटिकस देख रहे थे तो वहां पे 2 सकर था, इंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर, लेकिन उनके सकर में हुक था।
लेकिन यहाँ का जो शकर है टीनिया सोलियम में, इनके में 4 शकर है, 4 शकर है, लेकिन शकर में हुक्स एब्सेंट है। ठीक है, हुक्स या हुक्सलेट एब्सेंट है। हेड प्रोवाइडेड विद ए रोस्टेलम। हेड पे देखिए ऐसे देखेंगे आप स्ट्रक्चर ना, ये सब हो गए शकर। यहाँ हेड के इंटीरियर एंड पे यहाँ पे एक रोस्टेलम होता है। ठीक है, रोस्टेलम क्या करता है, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। हुक और रोस्टेलम क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइन में ये रहेंगे तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है म्यूकोसा से, ये अपने रोस्टेलम और हुक से ही अटैच रहते हैं और अपना भोजन चूसते रहते हैं, शकर से अपना भोजन चूसते रहते हैं। ठीक, तो हेड क्या है, हेड इज प्रोवाइडेड विद ए रोस्टेलम आर्म विथ डबल ड्राप। रोस्टेलम कैसे आर्म होता है, डबल ड्राप हुकलेट, ये हुक या हुकलेट। ठीक है, 2 रो में होता है हुकलेट। आउटर वाला स्मॉल होगा, मतलब आउटर वाला लार्ज होगा, इनर वाला स्मॉल होगा। ठीक, तो रोस्टेलम में क्या है, 2 रो ऑफ हुक है, अल्टरनेटिंग लार्ज एंड स्मॉल हुकलेट। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हुकलेट इट इज नोन एन आर्म टेपवर्म। जो इनके में रोस्टेलम में हुक प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे आर्म टेपवर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेड का आपको फिगर दिखाया है, ये साइड व्यू है, साइड से देखने में क्या दिख रहा है, और ये फ्रंट व्यू है, फ्रंटल से देखने में क्या दिख रहा है। देखिए इनका ये शकर है, 1 शकर, 2 शकर, 3 शकर, 1 शकर इनका पीछे होगा। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे रोस्टेलम है, रोस्टेलम में 2 रो ऑफ हुक है, यहाँ पे रोस्टेलम है, 2 रो ऑफ हुक है, ये सब शकर है। फ्रंटल व्यू में देखिए इनका ये 4 ठो शकर हो गया, ये शकर है, शकर में हुक्स एब्सेंट है, और ये रोस्टेलम है, रोस्टेलम में 2 रो ऑफ हुक है। और देखिए जो ये हुक है, हुक में 3 पार्ट हैं। हुक में क्या है, इनका हुक का ये बेस है, और ये हैंडल है, और ये ब्लेड है। ठीक है, क्या क्या है, बेस है, हैंडल है, और ब्लेड है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया है आपको, देखिए ये नेक क्या है, स्ट्रॉबुलेशन शो कर रहा है ना, यहाँ से नए नए सेगमेंट बनते रहेंगे, तो नेक्स्ट वही स्ट्रॉबुलेशन यहाँ पे ये दिखाया गया। और इनका हेड देखिए, ये साइड व्यू है। ठीक, साइड व्यू है तो साइड साइड से ये 2 रोस्टेलम थोड़ा थोड़ा दिखेंगे, एक ये एक इसके एक पीछे होगा, इसके एक जस्ट पीछे होगा ना, और ये होगा रोस्टेलम, इसमें 2 रो ऑफ हुक है। ये देखिए 2 रो ऑफ, 2 रो में 2 कतार में यहाँ पे हुक्स हैं। ऐसे जब ये फ्रंटल व्यू में देखें आप लोग, तो आपको चारों शकर दिख गया, ये चारों शकर हैं, शकर में हुक एब्सेंट है, और ये इनका रोस्टेलम हो गया, इनमें 2 रो ऑफ हुक है। हुक में देखिए स्मॉल हुक और लार्ज हुक है, सी वाला स्मॉल हुक है और डी वाला लार्ज हुक है। देखिए हुक में देखिए ये बेस है, ये हैंडल है, और ये ब्लेड है। ऐसे ही लार्ज वाले में बेस होगा, हैंडल होगा, और ब्लेड होगा। तो आपको समझ गया है, आप समझ गए स्कोलेक्स में क्या क्या है, स्कोलेक्स या हेड, स्कोलेक्स या हेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, 4 शकर और 1 क्या है, रोस्टेलम। समझ में आ गया, 4 शकर है, 1 रोस्टेलम है। ठीक, अब देखते हैं नेक। नेक कहाँ प्रेजेंट था, नेक प्रेजेंट बिटवीन स्कोलेक्स एंड बॉडी ओवरऑल स्ट्रोबिलाई। नेक हमने दिखाया ना आपको, ये देखिए नेक देखिए कहाँ प्रेजेंट है, ये हेड और ये बॉडी के बीच में यहाँ पे नेक प्रेजेंट है ना, तो हेड कहाँ प्रेजेंट है, नेक और इनकी जो बॉडी, जो इसको स्ट्राबिलाई भी कहते हैं, उसके बीच में प्रेजेंट है। नेक इज शार्ट, नेक शार्ट था, अनसेगमेंटेड, मेजरिंग अबाउट 5 to 10 मिलीमीटर इन लेंथ। लेंथ शार्ट है, और 5 से 10 मिलीमीटर का है, और अनसेगमेंटेड है। ठीक है, इट आल्सो कॉल्ड बर्डिंग जोन, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, ग्रोइंग जोन, सेगमेंटल जोन ना, इसको और नामों से जाना जाता है, किस किस नामों से, बर्डिंग जोन, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, ग्रोथ जोन, या फिर सेगमेंटल जोन। न्यू सेगमेंट एराइजेस फ्रॉम नेक, जैसे ये नेक है इनका, जैसे देखिए ये नेक है इनका, ये देखिए नेक है, नेक से नए नए सेगमेंट बनते रहते हैं, इसीलिए इसको ग्रोथ जोन या फिर सेगमेंटल जोन कहते हैं। और लास्ट इसका थर्ड पार्ट है बॉडी या फिर स्ट्रोबिलाई। बॉडी और स्ट्रोबिलाई क्या है, देखिए
बॉडी या फिर स्ट्रोबिलाई कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट या प्रोग्लॉटिस। जो इनकी बॉडी है या फिर जिसको स्ट्रोबिलाई कर रहे हैं वो कैसे बना है, सेगमेंट या स्ट्रोबिलाई से बना है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इसमें कितना है, 800 टू 1000। ये जो प्रोग्लाटिड है वो तीन प्रकार के हैं। पहला इमेच्योर या यंग प्रोग्लाटिड, दूसरा मेच्योर प्रोग्लाटिस और तीसरा ग्रेविड प्रोग्लाटिस। तो टीनिया बाइसेक्सुअल है, टीनिया सोलियम, सोलियम यहाँ लिखिए, यस एल आई एम, इज बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्लोराइड। तो इनका जो प्रत्येक प्रोग्लाटिड है, एक एक प्रोग्लाटिड में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रोग्लाटिड में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग यंग प्रोग्लाटिड, इसको बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लाटिड। क्या बोलेंगे, इमेच्योर प्रोग्लाटिड। ये नेक से जस्ट फॉर्मेशन होने के बाद ये आया है, नेक से बना तुरंत ये जो प्रोग्लाटिड बना उसको बोलेंगे यंग प्रोग्लाटिड। टोटल नंबर ये कितने हैं, 200 हैं लगभग। सेक्स ऑर्गन यहाँ पे इमेच्योर होता है या फिर एब्सेंट होता है। अभी अभी ये बस ये नेक से बना है तो इसके सेक्स ऑर्गन अभी पूरी तरीके से बने नहीं है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो लेंथ से ज़्यादा होता है। ठीक, ये मान लीजिए इनकी चौड़ाई हो गई, वो लेंथ से ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, चौड़ाई देखिए, ये चौड़ाई है, इसकी लेंथ से ज़्यादा, ऐसे ही है, इसलिए रेक्टेंगुलर दिखता है। किस शेप का, रेक्टेंगुलर दिखता है, चौड़ाई ज़्यादा है तो आयत की तरह दिखेगा। ठीक, अब मेच्योर प्रोग्लाटिड देखिए, इसका नंबर 450 तक लगभग हो सकता है। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस और ओवरी और अदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, हर प्रोग्लाटिड में ये सब प्रेजेंट होंगे और ये मेच्योर होंगे। मेच्योर इन द सेंस स्पर्म और ओवा को बनाएंगे। टीनिया इज हर्माफ्लोराइड, वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं टीनिया बाइसेक्सुअल है। बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ईच प्रोग्लाटिड ऑफ बॉडी। फर्टिलाइजेशन इसमें सेल्फ और क्रॉस भी दोनों हो सकता है। ठीक है, जो ग्रेविड प्रोग्लाटिस है इसको राइप प्रोग्लाटिस कहते हैं। जो इसका टोटल सेगमेंट है ये 300 से 400 है। ये लुक्स लाइक ग्रेइश डार्क ट्रांसपेरेंट, ये किसका दिखता है, भूरा, ग्रेइश दिखता है, भूरा दिखता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है, आर पार ये इससे इसके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक, common genital pore for male and female is marginal and situated near middle of each segment। ठीक है, जैसे हमने वो दिखाया था आपको फैसियोला हिपैटिका में जेनाइटल एट्रियम था, जेनाइटल एट्रियम जाके काम गोनोपोर में खुलता था। तो जेनाइटल एट्रियम में जो मेल गोनोपोर फीमेल गोनोपोर आके सब खुलते थे ना, वैसे यहाँ पे भी कामल जेनाइटल पोर है दोनों के लिए, मेल और फीमेल ओपनिंग को खुलने के लिए। ठीक है, इन ग्रेविड प्रोग्लाटिस ऑल सेक्स ऑर्गन डीजनरेट। जब ये ग्रेविड प्रोग्लाटिस बन जाएगा तो उसमें जो कि सारे सेक्स ऑर्गन है वो डीजनरेट हो जाएंगे। वल्ली क्या बचेगा, ब्रांच यूट्रस बचता है जिसमें कैप्सुलेटेड एग रहता है। ठीक, इसमें क्या है, विच कंप्लीटली फील्ड विद एग। ब्रांच यूट्रस होगा जिसमें कंप्लीट रूप से एग भरा होगा। ठीक है, एग या कैप्सूल। ओके, ईच ग्रेविड प्रोग्लाटिस हैव 30,000 to 50,000 एग। एक एक ग्रेविड प्रोग्लाटिस में कम से कम 30 से 50,000 एग हो सकते हैं। ठीक, कितने एग हो सकते हैं, 30 से 50,000। अच्छा, अब एपोलाइसिस क्या है, जैसे जो नेक से नए नए सेगमेंट बनते रहते हैं ना, तो जो लास्ट पार्ट है ग्रेविड प्रोग्लाटिस वाला पार्ट है, वहां से ये सेगमेंट टूट टूट के ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, जैसे दिखा दें आपको स्ट्रक्चर, जैसे नेक से बन रहा है ना, तो ये ग्रेविड प्रोग्लाटिस वाला रीजन, ये सेगमेंट टूट टूट के अलग होते रहते हैं। तो इंटेस्टाइन से ये फिकल मैटर के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एपोलाइसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपोलाइसिस। तो एपोलाइसिस क्या है, रेगुलर शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस फॉर मेंटेनिंग स्मॉल बॉडी साइज। देखिए 1 से 5 मीटर साइज कोई छोटी साइज नहीं है, बहुत बड़ी साइज है। वो हमारे इंटेस्टाइनल, वैसे भी तो मान लीजिए 6 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ये अपनी बॉडी को स्मॉल नहीं करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से सेगमेंट को मतलब रेगुलर रूप से गिराते रहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एपोलाइसिस। क्या है, रेगुलर सेटिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस फॉर मेंटेनिंग स्मॉल बॉडी साइज ऑफ टीनिया इज कॉल्ड एपोलाइसिस। क्या है बच्चों, एपोलाइसिस है। ग्रेविड प्रोग्लाटिस रिलीज आउटसाइड थ्रू फीकल मैटर।
ठीक है। ये जो ग्रेविड फ्लो ग्राटिस यहाँ से एसेड होकर टूट अलग हो रहा है, तो हमारे ये इन्वेंट्री कैनाल में है, इंटेस्टाइन में है। इंटेस्टाइन वाला जो ये फीकल मैटर से हमारे बाहर निकल के ये ग्राउंड पे धरती पे आ जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं टीनिया सोलियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है। टीनिया सोलियम कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास खुद का एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, दूसरे के एलिमेंट्री कैनाल में पहुँच गया है, बैठा है जाके आराम से, आपने वो सकर और हुक्स से चिपका हुआ है, लेकिन इनके पास एलिमेंट्री कैनाल खुद नहीं है। सो इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोजोइक। ये क्या करता है? इसका सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड है। ठीक है। इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड लिक्विड फूड फार्म इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। मान लीजिए ये ह्यूमन का इंटेस्टाइन है, अब यही टीनिया सोलियम लगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने सकर और हुक से, ठीक है, ये चिपका है इंटेस्टाइन की वॉल से, इसी इंटेस्टाइन में ही तो हमारा भोजन पच के आ रहा है। तो यह क्या करता है? अपनी जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। किससे? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। थ्रू इट्स स्कोलेक्स इट अटैच्ड विद इंटेस्टाइन म्यूकोसा, हेंस इट आल्सो एब्जॉर्ब टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द होस्ट। ये स्कोलेक्स के द्वारा इंटेस्टाइन की म्यूकोसा चिपका रहता है, तो ये क्या करता है? कभी कभी जो ये टिश्यू फ्लूइड है हमारा एक्स्ट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर, इसको भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इनका क्या होगा? ग्लाइकोजन। जनरल सी बात है, एनिमल का केस है तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल, संरक्षित भोज्य पदार्थ इनका क्या होगा? ग्लाइकोजन। अब रिस्पायरेशन देखिए, ये इंडो पैरासाइट है, हमारी आंत में रहता है, तो वहां पे रहेगा तो रिस्पायरेशन इसका अनएरोबिक होगा। कैसा? एनएरोबिक। ANAE। तो इसमें रिस्पायरेशन कैसा होता है? अनएरोबिक। ठीक। क्योंकि ये ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो इट लिव्स इन इंटेस्टाइन विच इज O2 फ्री, जो O2 फ्री है, ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ। सो इट्स रिस्पायरेशन इज एनारोबिक। इसका रिस्पायरेशन कैसा? एनारोबिक रिस्पायरेशन है। CO2 which are released by breakdown of glycogen released outside by general body surface बाय डिफ्यूजन। जो इनकी बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, मान लीजिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड बना और उससे एनर्जी जो मिल रही है, जो CO2 रिलीज हो रही है, वो क्या होगी? जनरल बॉडी सरफेस से इंटेस्टाइन में आ जाएगी। ठीक है। डिफ्यूजन के द्वारा। और एक्सक्रीशन का है, हमने बताया प्लेटिहेल्मिन्थेस का पिक्यूलियर करेक्टर है, यहाँ पे फ्लेम सेल पाया जाता है या फिर प्रोटोनेफ्रेडिया। ये जैसे वो फैसियोला हेपाटिका में होता है, वैसे यहाँ पे होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम में देखिए, आप देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम कैसा है? देखिए, जो मेच्योर प्रोग्लाटिस है इनका, वो बहुत सेक्स आर्गन को रिटेन किया हुआ है, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो। अब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में देखिए, जैसे फैसियोला हिपाटिका में जो जो स्ट्रक्चर थे, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर है, एक दो स्ट्रक्चर बस एक्स्ट्रा है और सब स्ट्रक्चर वही पड़े। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वहाँ पे भी था, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, सीरस या पेनिस, ये सब स्ट्रक्चर वहाँ पे भी थे। ओके। और सीरस सैक, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक चीज है, इनकी बॉडी में न्यूमरस बहुत सारे टेस्टिस होंगे। ये ब्लैक 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 छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये सब टेस्टिस हैं। ठीक। और टेस्टिस से निकलने वाली कैनाल जानते हैं क्या है? वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, ना कि डिफरेंस। ठीक है। वासा इफ्रेंसिया, ये मान लीजिए टेस्टिस से सब निकल रही, छोटी छोटी पतली पतली ना, ये फ्यूज करके देखिए वास डिफरेंस बना ली। क्या बना ली? वास डिफरेंस बना ली। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या करेगा? ये जाके पेनिस या सीरस के थ्रू जेनाइटल एट्रियम से कॉमन गोनोपोर में खुलेगा। ठीक है। यही इनका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। टेस्टिस से माइन्यूट ट्यूब निकलेंगी, जिसको बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया वास डिफरेंस में खुलेगा। वास डिफरेंस ये सेमिनल वेस्किल यहाँ पे भी है, सेमिनल वेस्किल है। ठीक है। उसमें खुलेगा। सेमिनल वेस्किल टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है। फिर ये सेमिनल वेस्किल यहाँ पेनिस, ये पेनिस है इनका, पेनिस जेनाइटल एट्रियम या कॉमन गोनोपोर में खुलता है, यही इनका जेनाइटल पैपिलिया है। ठीक है।
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे इनके पास एक सिंगल ओवरी है जो कि बाइलोब्ड है, एक लोब्ड, ये दूसरा लोब्ड, और दोनों ओवरी जिस जंक्शन के द्वारा जुड़ी है उनको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनके इस्थमस, ये देखिए ओवरी है और ये बीच में इस्थमस है, इस्थमस है, इस्थमस के जंक्शन से, जानिए समझ रहे हैं, जंक्शन से एक बीच में एक ट्यूब जाती है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, ये होगी ओविडक्ट, ये ट्यूब है ना, ओविडक्ट है। और ओविडक्ट में देखिए नीचे से ये वेटलाइन ग्लैंड है और इसकी जो डक्ट है उसको ऊट, ये ऊ टाइप बोले, ये देखिए गोला सा जो स्ट्रक्चर है इसको ऊ टाइप बोले। ठीक है, ओविडक्ट आके यहीं ऊ टाइप में खुलता है। फिर क्या होता है, ये ओविडक्ट आगे ऐसे जाके एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल। ये क्या करता है, टेम्परोरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है। फिर सेमिनल रिसेप्टिकल वजाइना में कंटिन्यू होती है, ये भी जाके जेनिटल एट्रिकम में फीमेल गोनोपोर के द्वारा ओपन हो जाता है। इनका ये देखिए, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर सेक लगा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इनका है यूट्रस। क्या है यूट्रस, यूट्रस में क्या होगा, फर्टिलाइज एक कैप्सूल। तो यही इनका सारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब टेस्टिस इनका देखिए, आपने देखा ही टेस्टिस इनका न्यूमरस है, मैनी है, न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल टेस्टिस स्कैटर्ड थ्रू द पैरेन्काइमा इन ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोग्राटिस टुवर्ड द डार्सल सरफेस। डार्सल सरफेस में था ना, ऐसे ऐसे न्यूमरस इनके बहुत सारे टेस्टिस हैं जो कि पैरेन्काइमा में भरे हुए हैं। अब वास डिफरेंस इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया EFFERENTIA, ये क्या है, न्यूमरस माइन्यूट कैपिलरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच टेस्टिस कॉल्ड वासा इफ्रेंसिया। प्रत्येक टेस्टिस से माइन्यूट डक्ट निकलती हैं जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, और ये वासा इफ्रेंसिया यूनाइट होकर जुड़ के क्या बनाती, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। अब सीरस या पेनिस क्या है इनका, मस्कुलर आर्गन इन विच वास डिफरेंस कंटिन्यू, इसमें वास डिफरेंस कंटिन्यू होती है। सीरस सराउंडेड बाय सीरस सैक, सीरस के चारों तरफ सीरस सैक होगा। इट ओपन बाय मेल गोनोपोर इनटू जेनिटल एट्रियम, जेनिटल एट्रियम ओपन इनटू कॉमन गोनोपोर, जैसे फैसियोला हिपैटिका में ये ओपन हो रहा था, ठीक उसी तरह। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में आप लोग देख लीजिए, इनका बाइलोब्ड ओवरी है, दिखाए थे हमने ना, एक लोब ये था, दूसरा लोब ये था, ये था स्थमक। ठीक है, और ओविडक्ट है, ऊ टाइप है, वेजाइना है, यूट्रस है, मेलिस ग्लैंड है और वेटलाइन ग्लैंड है। ठीक है, पहले अच्छे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को आपको हमने जो बनाया वो दिखा दे रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये ढेर सारा टेस्टिस है, ये टेस्टिस है ना, ये बहुत सारे होंगे। टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, देखिए वास इफ्रेंसिया, छोटी छोटी ट्यूब है पतली पतली, वासा इफ्रेंसिया मिलके, ये देखिए इसका भी वासा इफ्रेंसिया मिलके स्पर्म डक्ट बनाई। स्पर्म डक्ट आगे होके स्वेल हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग सेमिनल वेस्किल। क्या बोलेंगे बच्चों, सेमिनल वेस्किल। और ये आगे सीरस या पेनिस से आगे होके कॉमन जेनिटल ओपनिंग में खुला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देख लिया आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में इनका ओवरी है, ओवरी कैसी है, बाइलोब्ड है। क्या है, ओवरी बाइलोब्ड है। और कहाँ प्रेजेंट है, सिचुएटेड वेंट्रली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोग्राटिस, जो प्रोग्राटिस का पोस्टीरियर पार्ट है यहीं पे है ना ओवरी, ऐसे है ना। एंड आल्सो कॉल्ड जर्मेरियम, इसको क्या बोलते हैं, जर्मेरियम भी बोलते हैं। बोथ लोब ऑफ ओवरी कनेक्टेड बाई स्थमक, ओवरी का दोनों लोब स्थमक के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, एक लोब और दोनों कनेक्ट वाला स्थमक होता है। ठीक, मिडिल ऑफ स्थमक, जो स्थमक है ये ओवरी है, इनके मिडिल से ऐसे ही ओविडक्ट निकला था। ठीक है, ओविडक्ट क्या होता था, आगे जाके वेजाइना में कंटिन्यू हो जाता था, ऐसे वेजाइना गई थी ना, उसी में कंटिन्यू हो जाता था। फिर देखिए, मिडिल ऑफ स्थमक ओविडक्ट राइजेस विच ओपन इनटू ऊ टाइप, ऊ टाइप ऐसे स्वैलन था ना, ऐसे ही ये मान लीजिए, देखिए ये हो गया स्थमक, ये ओविडक्ट है, ये ऊ टाइप था, इसी में ओपन हो रहा था। इट इज फिर वेजाइना क्या है, इट इज नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रन स्लाइटली ऑब्लिकली इनवर्ड फ्रॉम फीमेल गोनोपोर इनटू जेनिटल एट्रियम। फीमेल गोनोपोर से ऐसे वेजाइना जा रही थी, ना जेनिटल एट्रियम, एंड डायलेट टू फॉर्म सेमिनल रिसेप्टिकल। सेमिनल रिसेप्टिकल स्टोर स्पर्म टेम्पोररी, जैसे कापुलेशन के द्वारा जब इनके वेजाइना में
पेनिस इंसर्ट होता है तो स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है, तो स्पर्म सेमिनल रिसेप्टिकल में रह के ओवा का मेच्योर होने का वेट करता है कि तुम मेच्योर हो और हम तुमको फर्टिलाइज करें। ठीक है। लेटर विजाइना कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट। विजाइनल लेटर कहाँ कंटिन्यूट होती है? ओविडक्ट में। अब यूट्रस क्या है? यूट्रस है क्लब शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। हमने यूट्रस आपको दिखाया था, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऊ टाइप। ये ऊ टाइप से ओरिजिनेट हुआ है। हेयर फर्टिलाइज एग आर प्लेस्ड, इट बिकम्स हाईली ब्रांच इन ग्रेविड फ्लोग्राटिस। ग्रेविड फ्लोग्राटिस में ये हाईली ब्रांच हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये दोनों ओवरी हैं, यहाँ ओवरियन फॉलिकल है। ठीक है। इनको जोड़ने वाला ये हो गया इस्थमस। ठीक है। इस्थमस जो है उसके बीच से देखिए ये ओविडक्ट निकला। ओविडक्ट किस में खुल रहा है? ओ टाइप में। और ओ टाइप को सराउंड करने वाली छोटी छोटी ग्लैंड है वो मेहेलिस ग्लैंड है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ओवा के लिए। ठीक है। और इसके बाद ये नीचे हाईली ब्रांच वेटलाइन ग्लैंड है। वेटलाइन ग्लैंड क्या करेगी? जो एग यहाँ फर्टिलाइज होके जाइगोट आएगा उसके चारों तरफ कैप्सूल बनाएंगी। अब देखिए ऊ टाइप आगे कैसे कंटिन्यू हो रही है। ये देखिए विजाइना वो आगे बन रहा है। ये थोड़ा सा हो गया स्वैलन स्ट्रक्चर, इसी को बोलेंगे सेमिनल रिसेप्टिकल। ये टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है। अब ये विजाइना आगे कंटिन्यू होकर फीमेल गोनोपोर में कॉमन जेनिटल ओपनिंग में खुलेगा। ठीक है। आप मेहलिस ग्लैंड फैसियोला हिपैटिका में जानते हैं क्या करता है? इस वो पाथ प्रोवाइड करता है, ओवा को लुब्रिकेट करता है। ठीक है। और जो वेटलाइन ग्लैंड है वो कैप्सूल बनाता है। ठीक है। जो जाइगोट बनेगा उसके चारों तरफ कैप्सूल बनाता है ताकि डाइजेस्टिव जो एंजाइम है इनको डाइजेस्ट ना कर पाए। ओके। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर आपको हैंड से बनाया है। ठीक है बच्चों, तो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या क्या है आपको समझ में आया? एक बार फिर से बता दें। देखिए ये टेस्टिस है। टेस्टिस से माइन्यूट निकलने वाली जो डक्ट है वासा इफ्रेंसिया है। वासा इफ्रेंसिया ज्वाइन होकर क्या बनाती है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये सेमिनल ये पेनिस के द्वारा खुलती है कॉमन जेनिटल ओपनिंग में। ऐसे ही इनके पास ओवरी है, सिंगल है जो कि बाइलोब्ड है। वो एक जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस के बीच में ओविडक्ट निकलता है। फिर ओविडक्ट ऊ टाइप में खुलता है। ऊ टाइप से ये वजाइना निकलती है और ये स्वेलन स्ट्रक्चर हो जाता है। और उसके बाद और यही ऊ टाइप से ये इनका हो गया यूट्रस। ठीक है। यूट्रस हाईली ब्रांच होगा ग्रेविड फ्लोग्राटिस में। और यूट्रस क्या करता है? ये जो फर्टिलाइज्ड एग है उसी को स्टोर करता है। अब देखते हैं इनमें कापुलेशन और फर्टिलाइजेशन कैसा है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो इनमें इंटरनल होगा। इट मे बी सेल्फ ओवरऑल क्रॉस। ये सेल्फ भी हो सकता है, एक ही टीनिया सोलियम के दो प्रोग्लाटिस के बीच में हो सकता है, या फिर दो टीनिया सोलियम के अलग अलग प्रोग्लाटिस के बीच में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है। टीनिया सोलियम इज प्रोटेंड्रस। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है इसमें टेस्टिस पहले मेच्योर होता है और ओवरी बाद में मेच्योर होता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक। ड्यूरिंग कापुलेशन सीरस या पेनिस इंसर्टेड इनटू वेजाइना। जो इनका पेनिस है वो उनके वेजाइना में इंसर्ट हो जाता है, जैसे कॉमन जेनिटल ओपनिंग में है यहीं पे पेनिस भी खुल रहा है, यहीं पे वेजाइनल ओपनिंग है, तो ये इरेक्टाइल है। ये इनका पेनिस वेजाइना में इरेक्ट हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है? स्पर्म टेम्पोरली स्टोर इन सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है सेमिनल रिसेप्टिकल था उसमें स्पर्म स्टोर होके ओवा का वेट करता है तुम आओ। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कॉपुलेशन होके इस पर में यहीं पे आ जाएगा सेमिनल रिसेप्टिकल में, यहाँ पे ओवा का वेट करेगा। ओवा यहाँ से बन के इस स्टमक के द्वारा यहाँ पे ओविडक्ट में आएगी, तब यहीं फर्टिलाइजेशन होगा ओविडक्ट में। ठीक। अब क्या होगा? व्हेन एग कम इनटू ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन अगर जब एग ओविडक्ट में आएगा तो सेमिनल रिसेप्टिकल से वो स्पर्म आके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग बिकम कैप्सुलेटेड। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो जो वेटलाइन ग्लैंड है ना ओके एक के चारों तरफ कैप्सूल बना देगा कि भैया अब आपको प्रोटेक्ट कर दें, ताकि आपको जो इंटेस्टाइन की डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर अन्य एंजाइम है आपको डाइजेस्ट ना कर पाए, नहीं तो वो डेड हो जाएगा। ठीक। जाइगोट मर जाएगा इनका।
और कैप्सुलेटेड करके इनको कहाँ पैक किया जाता है? यूट्रस में। कहाँ बच्चों? यूट्रस में। जो इनका यूट्रस है हाईली ब्रांच, वहीं पे इनको रख दिया जाता है। अब क्या होता है? कैप्सूल अराउंड एक फॉर्म बाय विटेलाइन ग्लैंड। जो विटेलाइन ग्लैंड है वही एक के चारों तरफ कैप्सूल बना रही है। अब क्या है? बाय एपोलाइसिस। अब एपोलाइसिस होगा, ग्रेविड प्रोग्लाटिस टूट टूट के गिरेगा, जिसमें यूट्रस है, ब्रांच यूट्रस है, इसी में फर्टिलाइज एग है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। अब क्या होगा? बाय एपोलाइसिस ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस इट पासेस आउट विथ फीसेस ऑफ होस्ट। ये होगा फिर जो होस्ट का फिश है, फिकल मैटर है, उससे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब डेवलपमेंट कैसे होगा इनका? जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज स्टार्ट होगा जब ये बाहर आ जाएंगे। जब ये होस्ट के फिकल मैटर के द्वारा ग्राउंड पे आ जाएंगे तब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगा, तब यहाँ आके ये लोग अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है। जो टीनिया सोलियम का जाइगोट है तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हमने एक आपको डायग्राम दिखाया है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, ये जाइगोट है या फिर कैप्सूल ऑन द ग्राउंड। एक कैप्सूल है जो कि ग्राउंड पे है। ठीक है, ग्राउंड पे आ गया है, धरती पे आ गया है। अब इसमें होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होगा। हमने बताया जब जाइगोट में पूरा साइटोप्लाज्म इक्वल भागों में डिवाइड हो, क्लीवेज में भाग ले, उसे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तब क्लीवेज होगा तो मारुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। यहाँ तक प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है? जब गैस्ट्रुला स्टेज में ये आ जाएगा तो ये क्या करेगा? 6 पेयर हुक्स, ये 6 पेयर आप यहाँ पे काइटनस वो काइटनस हुक डेवलप हो जाएगा। ठीक है, 6 पेयर, यहाँ देखिए 3 पेयर आप यहाँ पे काइटनस हुक डेवलप्ड हो जाएंगे। 3 पेयर हुक्स हो गए, मतलब 6 हुक यहाँ पे डेवलप्ड हो गए। इसीलिए इसको बोलेंगे हेक्साकेंथ लार्वा। क्या बोलेंगे इसको? हेक्साकेंथ लार्वा। जब गैस्ट्रा स्टेज में आया तो इन्होंने अपने इंटीरियर सरफेस पे 6 हुक को डेवलप्ड कर लिया। इसको क्या बोलेंगे? हेक्साकेंथ लार्वा। क्या बोलेंगे बच्चों? हेक्साकेंथ लार्वा। कभी कभी क्या होता है, ये हेक्साकेंथ लार्वा फिर से जाके ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है। जैसे ये अभी फिकल मैटर में ही है ना, इस पे कोई मक्खी बैठेगी तो ये हेक्साकेंथ लार्वा भोजन पे मक्खी, जब ये मक्खी हेक्साकेंथ लार्वा में चला, देखिए जैसे मक्खी इस पे बैठी फिकल मैटर पे, तो मक्खी के पैर वगैरह से या फिर उसके विंग से ये हेक्साकेंथ लार्वा चिपक जाएगा। जब मक्खी किसी फ्रूट पे या भोजन पे बैठेगी तो वहाँ पे लार्वा हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये इन्फेक्शन कर सकता है। अगर जब हेक्साकेंथ लार्वा के ऊपर सिस्ट बन जाएगा तो उसको बोलेंगे ओंकोस्फियर लार्वा। क्या बोलेंगे बच्चा? हेक्साकेंथ लार्वा विथ सिस्ट क्या है? ओंकोस्फियर लार्वा। अब ये किस लार्वा में कन्वर्ट हो गया? ओंकोस्फियर लार्वा। ठीक है, अब देखिए अभी तक ये फिकल मैटर में ये है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पिग आ गई, घूमते घूमते इस फिकल मैटर को खा गई। फिकल मैटर खा जाएगी तो वो ये जो ओंकोस्फियर लार्वा है, इसके एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए ये जाके मसल्स में अटैच हो जाएंगी। ठीक है, ये अपने हुक्स, जो इनका 6 हुक है, उससे जाके इनके मसल्स पे ये अटैच हो जाएंगी। और ये क्या करेंगी? वहाँ पे ये हेड का डेवलपमेंट करेंगी। यहाँ पे इनका हेड बन जाएगा, मसल्स में पिक का जो मसल्स है उसमें जाके ये हेड बना लेंगी। फिर हेड इनका इन्वेजिनेट कर जाएगा, अंदर धस जाएगा हेड। जब हेड इन्वेजिनेट कर जाएगा तो इस लार्वा को बोलेंगे ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा। तो सिस्टी सर्कस लार्वा कहाँ बना, या ब्लैडर वॉर्म लार्वा कहाँ बना? वो जो पिग है उसके मसल्स में। ठीक है, ये जो ये ब्लैडर वॉर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा है, ये पिग के मसल्स में एज सच पड़ा रहता है। जब मान लीजिए ये इन्फेक्टेड पिग है, अब ये पिग तो इन्फेक्ट हो गई है ना, इसमें सिस्टी सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म लार्वा बन चुका है। अब जब मान लीजिए ये जो इन्फेक्टेड पिग है, इसका जो मांस, उस मांस को बोलेंगे मिजली पार्क। क्या बोलेंगे बच्चों? मिजली पार्क। तो उस मिजली पार्क को मान लीजिए ह्यूमन आज मतलब अच्छे से बिना पकाए वो खा लेता है। ठीक है, तो खा लेगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सिस्टी सर्कस जाके एडल्ट में कन्वर्ट होकर अपना लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट कर देंगे। ओके, बिजली पार्क ह्यूमन खाएगा, फिर उसमें टीनिया, ये जाके टीनिया सोलो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एडल्ट में होके फिर ये रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाएंगे, फिर ऐसे क्लीवेज, फिर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हो गया ना।
अब देखिए हमने नोट में क्या लिखा है, समटाइम्स हेक्सा कैन डायरेक्टली इन्फेक्ट टू ह्यूमन होस्ट। जो हेक्सा कैंथ लार्वा बन रहा था जो फिकल मैटर में है, वो कभी कभी डायरेक्ट ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन, इस टाइप के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं, एबरेंट माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, एबरेंट माइग्रेशन। ये उस माइग्रेशन से ज़्यादा खतरनाक है जो पार्क के द्वारा पिक के माध्यम से जा रहा है, उससे ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हेक्साकेंथ लार्वा फिकल मैटर में प्रेजेंट है, इस पे कोई मक्खी बैठी, वो मक्खी फूड पे चला गया, तो इस भोजन को ह्यूमन ने खाया तो उनकी इंटेस्टाइन में चला गया। इंटेस्टाइन में ये माइग्रेट करेगा आई में, हार्ट में, ब्रेन में। इस और डिजीज क्या करेगा, सिस्टिक सर्कोसिस। ये मोर डेंजरस है। क्या है, मोर डेंजरस है। हमने ये आपको एक फिगर दिखाया है, देखिए, जैसे देखिए ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये है। ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहले यहाँ शुरू करिए। देखिए जैसे पॉर्क में जो ब्लैडर वॉर्म लार्वा है, ठीक है, सिस्टिक सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म लार्वा है। ठीक है, ओके, ब्लैडर वॉर्म या सिस्टिक सर्कस लार्वा है, इनके पिग के मांस में। पीपुल ईट रा या फिर अंडर कुक्ड पार्क। जब कोई व्यक्ति ने कच्चा मांस पिग का या फिर बिना आधा कच्चा हुआ आधा पका हुआ, थोड़ा बहुत पका हुआ खा लिया, कच्चा खा लिया, ठीक है, तो उसमें जो उसका मसल्स है उसमें ये सिस्टी सरकाई लार्वा होगा। ठीक है, सिस्टी सरकाई या ब्लैडर वॉर्म लार्वा होगा। ओके, तब ये क्या हुआ, आया ना खाया ये, तो इनके इंटेस्टाइन में आ जाएगा कि नहीं आएगा ना इंटेस्टाइन में। तब इन इंटेस्टाइन सिस्टी सरकाई मेच्योर, जो सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म लार्वा है, ये इंटेस्टाइन में जाके मेच्योर हो जाएगा। और क्या करता है, ये इंटेस्टाइन के वाल में अपने हुक्स और सकर के द्वारा अटैच हो जाता है। ये देखिए मेच्योर है, ये मेच्योर है। ठीक है, फिर क्या करेगा, जो एडल्ट टीनिया सोलियम है वो एपोलाइसिस करेगा। ठीक है, देखिए एडल्ट वर्म प्रोड्यूस सेगमेंट दैट बियर एक्स कॉल्ड प्रोग्लाटिड। प्रोग्लाटिड बोल दिया है, दे में रिलीज एक्स आर डिटैच फ्रॉम टिप वर्म, इसी को बोलेंगे एपोलाइसिस। ये एपोलाइसिस के माध्यम से आ गए फिकल मैटर में। किस में आ गए, फिकल मैटर में। ये देखिए इनका ये फिकल मैटर है, ये फिकल मैटर आ गए, ये एक एक सेगमेंट है। ठीक है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। एक्स ओवर आर डिस्चार्ज प्रोग्लाटिड पास्ड इनटू स्टूल, स्टूल में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, अब देखिए अब ये पीआईजी आएगी, इस फिकल मटर को खाएगी। पहले पहला वाल देखिए, पीआईजी आ गई, इस फिकल मटर को खाएगी, तब ह्यूमन मान लीजिए इसके जाके मसल्स में ये यहाँ पे अटैच हो गया। अगर ह्यूमन इस कच्चे मतलब इसके मांस को खाता है तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, सिस्टिसर्कोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना, यहाँ पे ये फिर से हो गया। एक अलग कंडीशन हो सकता है, डायरेक्ट भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, पीपुल ओवर पिग्स ओवर इन्फेक्टेड, पिग्स ओवर पीपुल आर इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग एग ऑफ बियरिंग प्रोग्लाटिस। जो ये प्रोग्लाटिस बियर हुआ पिग है या फिर डायरेक्ट मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ह्यूमन ने इस पिग को खा लिया या फिर डायरेक्ट मक्खी के द्वारा इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होगा, एक डेवलप्ड इनटू स्फीयर विच इन्वाइट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। एक जो इनका बनेगा वो इनके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाके चिपक के वहां पे ये सिस्टी सर्कोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और जाके यहाँ पे बीमारी काज करेगा। ठीक है, क्या काज करेगा, बीमारी। यहाँ पे एक अलग हमने फिर से इसका डायग्रामेटिक दिखाया है। देखिए ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये एडल्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है एडल्ट टेपवर्म, ये ग्रेविड प्रोग्लाटिड डिटीच करके फिकस में आएगा, ये एक है इनका। इफ ए ईटन बाय ह्यूमन द ओंकोस्पियर या हेक्सा के आर हैचेज माइग्रेट टू द सम साइट इन बॉडी एंड डेवलप इनटू सिस्टी सर्कस। अब एक सिस्टी सर्कस में डेवलप्ड हो जाएगा या फिर ये पिग में जाएगा, पिग में जाके ये ओंकोस्पियर या हेक्साकिन्थ में कन्वर्ट होके, ठीक है, तब इनके मसल्स में माइग्रेट हो जाएगा। फिर जो ये ओंकोस्पियर है
जैसे हेक्साकेन से ओंकोस्फीयर तो फीकल मैटर में है ना, पिग इसको खा ली तो ओंकोस्फीयर हेक्साकेन से क्या होगा, पिग के जो मसल्स है उसमें जाके ये सिस्टी सर्कस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओंकोस्फीयर डेवलप्स इनटू सिस्टी सर्कस ना इन मसल्स। अब फिर क्या होगा, जब ह्यूमन इस कुक्ड अनकुक्ड पार्क को खाएगा या फिर कच्चा या फिर थोड़ा बहुत पका खाएगा तो उसमें ये सिस्टी सर्कोसिस बीमारी सिस्टी सर्कोसिस हो जाएगा, जो कि सिस्टी सर्कोसिस लार्वा लेटर में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हो गई उनकी लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल की समझ में आई बच्चों? एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज देंगे। देखिए ये एडल्ट है ना, उसका ग्रेविल प्रोग्लाटिस में इनका कैप्सूल है, क्लीवेज हुआ मारुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला बना। ठीक है, अब गैस्ट्रुला में क्या होगा, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ काइटनस हुक डेवलप हो जाएंगे, इसी को बोलेंगे हेक्साकेंथ। हेक्साकेंथ में सिस्ट बन जाएगा, इसी को बोलेंगे ओंकोस्फीयर। अब ओंकोस्फीयर ये फिकल मैटर में है, स्टूल में है। अब इसको पिग खाएगी तो ये ओंकोस्फीयर पिग के इंटेस्टाइन से जाके इनके मसल्स में रहेगा। अब मसल्स में इनको है मान लीजिए, अब इसमें ये हेड का डेवलपमेंट कर लेगी। ठीक है, सिस्टी सर्कस लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप कोई ह्यूमन इस सिस्टी सर्कस लार्वा वाले पिग को खाता है तो उसमें बीमारी हो जाएगी सिस्टी सर्कोसिस या फिर टीनियासिस। ठीक है, अब फिर ये सिस्टी सर्कस जो लार्वा है वो भी एडल्टीनिया में कन्वर्ट होगा और लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच बच्चों, हमने कम्प्लीटली टीनिया सोलियम को फिनिश कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ बताइए हमको, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिसको बच्चों नोट्स चाहिए वो थंबनेल पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप मैसेज करिए आप, वहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, उनके लिए एडवाइस ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी बायो वाले को खोलिए, वहाँ के आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट देखिए, जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बीएससी फर्स्ट जैसे ऐसे दिया है, आपका 5th सेमेस्टर है, बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी, बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी, ऐसे ही क्लासेस हैं। आप जाके कंटिन्यू क्लासेस को फिनिश करिए। ठीक है, अगर रैंडमली पढ़ेंगे माइंड में कुछ भी अच्छे से बैठेगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।